इस क्वेश्चन में ए बी सी डी ई एंड एफ जीपी में दिया हुआ है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है। तो हम लोगों को बताना है कि इस डिटर्मिनांट का वैल्यू एक्स वाई पर डिपेंड करेगा, या एक्स जेड पर डिपेंड करेगा, या वाई जेड पर डिपेंड करेगा, या एक्स वाई जेड से इंडिपेंडेंट होगा। तो हम लोग इस डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालेंगे, तभी ना बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले हम लोग इस डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालने पर कंसंट्रेट करते हैं। ओके, उससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, यानी जीपी का। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी and R be the common ratio of GP। GP का फर्स्ट टर्म क्या कंसीडर कर रहे हैं? A। कॉमन रेशियो क्या कंसीडर कर रहे हैं? R। तो बताइए तो GP क्या होगा? देन द GP विल बी, क्या होगा बताइए तो? ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5, ए आर 6। इस तरह से होगा कि नहीं होगा? कहने का मतलब है कि अगर जीपी का फर्स्ट टर्म ए कंसीडर कीजिएगा, कॉमन रेशियो आर कंसीडर कीजिएगा, तो जीपी क्या होगा? जीपी होगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5, ए आर 6, इस तरह से होगा ना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या जीपी दिया हुआ? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हेयर 6 terms in GP given in the question। क्वेश्चन में जो 6 टर्म्स जीपी में दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ? वो दिया हुआ है, देखिए यहां पर ए बी सी डी ई एंड एफ। ए बी सी डी ई एफ, यही ना दिया हुआ है? 6 टर्म्स जीपी में दिया हुआ है, और ये जो क्वेश्चन में जीपी दिया हुआ है उसका फर्स्ट टर्म क्या है? उसका फर्स्ट टर्म ए है कि नहीं? तो आप यहां पर बताइएगा कि अगर जो क्वेश्चन में जीपी दिया हुआ उसका कॉमन रेशियो अगर हम लोग आर कंसीडर कर लें, लेट दिस जीपी, let this GP has common ratio R। अगर जो क्वेश्चन में जीपी दिया हुआ उसका कॉमन रेशियो अगर R कंसिडर किया जाए, तो आप बताइए तो कि फिर 6 टर्म्स जीपी में क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5, यही ना आ जाएगा? सोच के बताइए। ए ऑलरेडी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो जीपी दिया हुआ उसका हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में जो 6 टर्म्स जीपी में दिया हुआ उसका फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ? ए दिया हुआ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में जो जीपी दिया हुआ उसका कॉमन रेशियो अगर हम लोग आर कंसिडर कर लें, तो 6 टर्म्स जीपी में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4, ए आर 5 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब हम लोग बी को क्या लिख सकते हैं? ए आर लिख सकते हैं। जैसे ही हम लोगों ने क्वेश्चन में दिया हुआ जीपी का कॉमन रेशियो आर मान लिया, तो हम लोग बी को क्या लिख सकते हैं? ए आर लिख सकते हैं। सी को क्या लिख सकते हैं? ए आर स्क्वायर। डी को क्या लिख सकते हैं? ए आर क्यूब। ई को क्या लिख सकते हैं? ए आर 4। एफ को क्या लिख सकते हैं? ए आर 5 लिख सकते हैं ना। बात समझ आ रहा ना? ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा सर? बी सी डी ई एफ को ए आर के हिसाब से लिख करके फायदा क्या होगा? तो फायदा ये होगा कि डिटर्मिनांट के इवैल्यूएशन में आसानी होगा, क्योंकि कुछ टर्म्स क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, क्योंकि बी सी डी ई एंड एफ को हम लोग ए आर के हिसाब से मान लिए। बात समझ आ रहा ना? हम लोग कोई भी स्टेप कर रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक है, बिना लॉजिक के कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो मन में आ रहा है किए जा रहे हैं, फिर जो मन में आए किए जाइएगा तो फिर टारगेट तक कैसे पहुंचिएगा? बात समझ आ रहा ना? इसीलिए जो भी स्टेप करना है उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, कि हम बी सी डी ई एंड एफ को ए आर के हिसाब से लिख रहे हैं तो इसके पीछे लॉजिक है कि हम डिटर्मिनांट के इवैल्यूएशन को आसान बनाना चाहते हैं। ठीक है ना? क्योंकि जैसे ही हम बी सी डी ई एंड एफ को ए आर के हिसाब से लिखेंगे, कुछ टर्म्स क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ओके, अब यहां पर देखिए, वी कैन राइट नाउ
वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग बी को लिख सकते हैं ए आर, सी को लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर, डी को लिख सकते हैं ए आर क्यूब, ई को लिख सकते हैं ए आर 4, एफ को लिख सकते हैं ए आर 5। ओके, अब देखिए तो क्या डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसका वैल्यू निकालने बोल रहा, डेल्टा इक्वल टू, डिटर्मिनेंट को अगर डेल्टा मान ले रहे हैं तो ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर ई स्क्वायर वाई, सी स्क्वायर एफ स्क्वायर जेड, ये ना दिया हुआ। तो अब हम लोग पुट कर देंगे, ए की जगह पे ए ही रहने दीजिए, ठीक है ना। बी की जगह पे क्या रख देंगे, ए आर रख देंगे, तो यहाँ बी स्क्वायर है तो ए आर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसी तरह सी की जगह पर ए आर स्क्वायर रख दीजिए, ठीक है। डी की जगह पर रख दीजिए ए आर क्यूब, ई की जगह पर ए आर 4, एफ की जगह पर ए आर 5 और एक्स वाई जेड। ओके, अब यहां पर देखिएगा ए आर का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर ए आर स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर, होगा ना। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर और पावर पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है ना, तो आर का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह से ए आर क्यूब का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर और आर क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर का पावर 6 हो जाएगा ना। ए आर 4 का स्क्वायर कीजिएगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर का पावर 8, ए आर 5 इसका स्क्वायर कीजिएगा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर आर का पावर 10। ओके, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये सारे टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आर का पावर 4, उसके बाद क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आर का पावर 6, उसके बाद ए स्क्वायर आर का पावर 8, ए स्क्वायर आर का पावर 10 आएगा ना। उसके बाद क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड, यही ना हो जाएगा। अब देखिए चूंकि हम लोग क्या कर लिए, बी सी डी ई एंड एफ को ए आर के हिसाब से लिख लिए, हमने कहा था कि ऐसा लिखने से कुछ टर्म्स क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, जिससे डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 होता है ना, तो यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर है। तो क्या हम लोग कॉलम 1 में से ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ ए स्क्वायर है आर का पावर 6, यहाँ भी आर का पावर 6 है, क्योंकि आर का पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, आर का पावर 8 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आर का पावर 8 को लिख सकते हैं, आर का पावर 6 के हिसाब से अगर लिखना चाहते हैं तो आर का पावर 6, ठीक है, क्या आ जाएगा इनटू आर का पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए तो बेस सेम रहता तो पावर ऐड हो जाता है ना, तो आर का पावर 6 इंटू आर का पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, आर का पावर 6 प्लस 2 यानी आर का पावर 8 लिख सकते हैं ना। तो आर का पावर 8 को अगर आर का पावर 6 के हिसाब से लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, आर का पावर 6 इंटू आर स्क्वायर लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखना चाहते हैं, क्योंकि आर का पावर 6 को कॉमन हम लोग करना चाहते हैं। तो यहाँ भी आर का पावर 6 है, यहाँ भी आर का पावर 6 है, जरा गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आर का पावर 10 को अगर आर का पावर 6 के हिसाब से लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं आर का पावर 6 इंटू आर का पावर 4, बेस सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आर का पावर 6 इंटू आर का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आर का पावर 6 प्लस 4 यानी 10, आर का पावर 10 लिख सकते हैं ना। तो यानी कि आर का पावर 10 को अगर आर का पावर 6 के हिसाब से लिखा जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं ना। लिखने का कारण क्या है, कारण ये है कि आर का पावर 6 कॉमन करना चाहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ए स्क्वायर आर का पावर 6, यहाँ भी ए स्क्वायर आर का पावर 6, यहाँ भी ए स्क्वायर आर का पावर 6। तो ए स्क्वायर आर का पावर 6 हम लोग कॉलम 2 से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, टेकिंग ए स्क्वायर कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड ए स्क्वायर आर का पावर 6 कॉमन फ्रॉम C2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ए स्क्वायर तो कॉलम 1 से कॉमन कर लिया, ए स्क्वायर आर का पावर 6 कॉलम 2 से कॉमन कर लिया, तो देखिए तो क्या होगा, अब कॉलम 1 का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 1 आर स्क्वायर आर का पावर 4 होगा ना। कॉलम 2 का एलिमेंट्स क्या 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 हो जाएगा, 1, यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर कॉमन कर लिए, आर का पावर 6 कॉमन कर लिए, तो आर स्क्वायर बच जाएगा, बचेगा ना। यहाँ ए स्क्वायर आर का पावर 6 कॉमन कर लिए, तो क्या बच जाएगा, आर का पावर 4 बच जाएगा। और यहाँ हो गया एक्स वाई जेड। अब देखिए, एक चीज हम लोग जानते हैं, देखिए अब इस डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन में कितना आसानी होगा। देखिए यहाँ पर कॉलम 1 अब देखिए और कॉलम 2 अब देखिए, ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया ना। और किसी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। ये तो प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं, इफ एनी टू रोज और any two columns of a determinant are identical, then value is zero होगा ना। अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आर का पावर 6 इंटू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ गया तो इसका मतलब है कि ये ना ही एक्स पर डिपेंड कर रहा, ना ही वाई पर डिपेंड कर रहा, ना ही जेड पर डिपेंड कर रहा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, थैंक यू।